नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे संपूर्ण भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का मास्टर वीडियो। इस वीडियो में हम फिजिक्स के सभी चैप्टर को पूरी तरह से समझेंगे और प्रत्येक टॉपिक कवर करेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला टॉपिक प्रकाश यानी लाइट। बिल्कुल। और इस चर्चा में हम प्रकाश की जो मूल बातें हैं उन्हें समझेंगे। मतलब ये क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है और ये कैसे व्यवहार करता है। हाँ, हम परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही हम वर्ण विक्षेपण, प्रकर्णन और विवर्तन को भी संक्षेप में जानेंगे। हमारा लक्ष्य है कि सिर्फ परीक्षा के लिए जो जरूरी तथ्य हैं और मुख्य बिंदु हैं उन पर ही फोकस रहे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, प्रकाश आखिर है क्या? सीधी सी बात है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। हाँ, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है। और इसका सबसे जरूरी गुण मुझे लगता है यह है कि इसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, ये निर्वात में, वैक्यूम में भी यात्रा कर सकता है, जहाँ ध्वनि बिल्कुल नहीं चल सकती। प्रकाश की एक और दिलचस्प बात है उसकी दोहरी प्रकृति, ड्यूल नेचर। हाँ, ये एक तरंग भी है और एक कण भी। अब जल्दी से देखते हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। हाँ, ये काफी सीधा है। सबसे पहले प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस, जिनका अपना प्रकाश होता है, जैसे सूर्य या जलता हुआ बल्ब। और फिर है अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस, जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, वे दूसरों के प्रकाश से दिखते हैं। चंद्रमा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ना? बिल्कुल। या कोई मेज, कुर्सी। फिर आता है कि प्रकाश उनसे आर पार जा सकता है या नहीं, जैसे पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, जिनसे प्रकाश पूरी तरह आर पार निकल जाता है, कांच की तरह। हाँ, फिर है अर्ध पारदर्शक, ट्रांसलूसेंट, जिनसे प्रकाश का कुछ ही हिस्सा जा पाता है। इसका क्लासिक उदाहरण है तेल लगा हुआ कागज। बिल्कुल। और आखिर में अपारदर्शी, ओपेक, जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं जा सकता, जैसे पत्थर या ईंट। ठीक है, ये तो आसान था। अब आते हैं परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है जो याद रखना है? सबसे महत्वपूर्ण नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इक्वल्स एंगल आर। हाँ, तो परावर्तन में प्रकाश लौट जाता है, लेकिन अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है और अपनी दिशा बदल लेता है, मुड़ जाता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही जरूरी तथ्य है जिसे याद रखना चाहिए। वो क्या? जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो उसका वेग, वेलोसिटी और तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, ये दोनों बदल जाते हैं। लेकिन उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। कभी नहीं। आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है, माध्यम पर नहीं। और अपवर्तन के भी दो मुख्य नियम हैं, है ना? हाँ, बहुत आसान है। पहला, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो वो अभिलंब नॉर्मल की ओर झुक जाता है। और दूसरा, जब वो सघन से विरल माध्यम में जाता है, जैसे पानी से वापस हवा में, तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। बिल्कुल। और इसी सिद्धांत के कारण हमें कई रोजमर्रा की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और परीक्षाओं में सीधे उदाहरण ही पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। तारों का टिमटिमाना भी इसी का नतीजा है। अच्छा। और सूर्योदय से थोड़ा पहले और सूर्यास्त के थोड़ा बाद तक सूर्य का दिखाई देना, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब एक और खास स्थिति आती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। ये तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाए। हाँ, इसमें होता ये है कि प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय पूरी तरह से पहले माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। और इसके उदाहरण तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, मिराज का बनना, ऑप्टिकल फाइबर का काम करना, जिससे हमारा इंटरनेट चलता है। क्या बात है। टूटे हुए कांच का कोई हिस्सा चमकीला दिखता है, वो भी इसी वजह से। और मेडिकल में एंडोस्कोपी तकनीक, वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। कमाल है। अब बात करते हैं रंगों की, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन। हाँ, जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है
तो वो अपने 7 घटक रंगों में बट जाता है। और इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि बैंगनी वायलेट रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है, मतलब उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। और लाल रेड रंग सबसे कम मुड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है और बैंगनी का सबसे कम। ठीक है। और एक मिलता जुलता शब्द है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। ये क्या है? जब प्रकाश धूल जैसे छोटे कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं। अच्छा, तो प्रकृति में रंगों से जुड़े अधिकतर सवालों का जवाब प्रकीर्णन ही होता है। ज्यादातर का? हाँ। जैसे आकाश और समुद्र का नीला दिखाई देना, या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। बिल्कुल। और इसी गुण के कारण खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये रंग सबसे कम बिखरता है और दूर से भी साफ दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। अंत में एक और चीज देख लेते हैं, विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, जब प्रकाश किसी बहुत छोटे छेद या किसी तेज किनारे से होकर गुजरता है तो वो किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। हाँ, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो छेद या अवरोध कितना छोटा है। छेद जितना छोटा होगा विवर्तन उतना ही अधिक होगा। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, दर्पण। आज हम दर्पण यानी मिरर से जुड़े सभी जरूरी तथ्यों पर नजर डालेंगे। हाँ, और हम खास तौर पे उन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि समतल दर्पण के गुण, गोलीय दर्पण के उपयोग, दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता की गणना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्पण, मतलब मोटे तौर पर 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। एक है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, जिसकी सतह एकदम सपाट होती है, और दूसरा है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, जिसकी सतह गोलाकार होती है। और गोलीय दर्पण भी मतलब 2 तरह के होते हैं? हाँ, ये आगे 2 तरह के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, मतलब कन्वेक्स मिरर, जिसकी सतह बाहर की तरफ निकली हो। बिल्कुल, जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। और दूसरा है अवतल दर्पण, यानी कॉन्केव मिरर, जिसकी सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है। अच्छा, और इनसे जो प्रतिबिंब या इमेज बनती है वो भी अलग होती होंगी? हाँ, और ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ये हमेशा उल्टा, मतलब इन्वर्टेड बनता है। हमेशा उल्टा? हमेशा। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, जो हमेशा सीधा इरेक्ट बनता है। ये एक पक्का नियम है। ठीक है, तो समतल दर्पण से शुरू करते हैं, जो हम रोज घरों में इस्तेमाल करते हैं। हाँ। इसके कुछ खास गुण हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाँ, पहला तो ये कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के ठीक बराबर होता है, ना छोटा ना बड़ा। और तीसरा वो जिसमें सब उल्टा दिखता है। पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन, मतलब आपका दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां दिखाई देगा। बिल्कुल। पर इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, है ना? हाँ, 2 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से चलता है तो उसे अपना प्रतिबिंब ज्यादा तेजी से आता हुआ लगता है। हाँ, उसे 2v यानी 2 गुनी रफ्तार से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ये बहुत पूछा जाता है। और दूसरा ये कि किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम आधी यानी h2 होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब अगर कोई 6 फीट का व्यक्ति है तो उसे कम से कम 3 फीट का शीशा चाहिए होगा अपना पूरा शरीर देखने के लिए। बिल्कुल सही। तो ये तो हुई समतल दर्पण की बात। अब आते हैं गोलीय दर्पणों के मुख्य उपयोग पर। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, सही? हाँ, इसीलिए इसे अपसारी यानी डाइवर्जिंग दर्पण भी कहते हैं। और इसका मुख्य काम है बड़ी चीजों को छोटा दिखाना। बिल्कुल, इसीलिए इसका सबसे आम उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर या रियर व्यू मिरर में होता है, ताकि पीछे का बड़ा सा ट्रैफिक छोटे से शीशे में दिख जाए। सही। और सड़कों पर लगी स्ट्रीट लैंप में भी इसका उपयोग होता है, ताकि रोशनी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में फैले। समझ गया।
अब आते हैं अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, इसका काम ठीक उल्टा है। ये प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित या फोकस करता है, इसलिए इसे अभिसारी यानी कन्वर्जिंग दर्पण कहते हैं। तो ये छोटी चीजों को बड़ा दिखाता होगा। एकदम सही। इसीलिए इसका उपयोग डेंटिस्ट करते हैं दांतों को बड़ा देखने के लिए, या डॉक्टर कान, नाक, गले की जांच के लिए करते हैं। अच्छा, और टॉर्च और गाड़ियों के हेडलाइट में भी तो यही होता है ना? हाँ, वहाँ इसका उपयोग एक शक्तिशाली बीम बनाने के लिए होता है। सोलर कुकर में भी गर्मी को एक जगह केंद्रित करने के लिए। और शेविंग मिरर में भी? हाँ, शेविंग मिरर में चेहरा बड़ा देखने के लिए भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति और आकार इस पर निर्भर करता है कि वस्तु कहाँ रखी है। बिल्कुल। इसका एक सरल सा नियम है, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आती है उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है और आकार में बड़ा होता जाता है। तो इसमें कुछ खास जगह होंगी जिनके बारे में जानना जरूरी है? हाँ, कुछ खास स्थितियां हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं, जैसे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर हो तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है, समान आकार का वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये तो आसान है। और दूसरी खास स्थिति है जब वस्तु फोकस F पर हो, तब प्रतिबिंब अनंत यानी इन्फिनिटी पर बनता है। बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। और एक और स्थिति है जो सबसे अलग है ना? हाँ, और यही सबसे जरूरी है, जब वस्तु फोकस F और ध्रुव P के बीच हो। ये एकमात्र केस है जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वो आभासी और सीधा होता है। बिल्कुल, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। इसी का इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं। समझ गया। उत्तल दर्पण का मामला तो शायद इससे आसान है। हाँ, उत्तल दर्पण का मामला बहुत सरल और सीधा है। उसमें क्या होता है? वस्तु को दर्पण के सामने आप कहीं भी रख दें, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। हमेशा। और वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ही होगा। इसमें कोई अपवाद नहीं है। ये तो बहुत आसान हो गया याद रखना। अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रश्नों पर। इसके लिए 2 सूत्र सबसे जरूरी हैं। पहला है दर्पण सूत्र। हाँ, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी और f फोकस दूरी। बिल्कुल। और इन सूत्रों में चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हाँ, सबसे ज्यादा गड़बड़ वहीं होती है। इसका एक सरल नियम है, दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं और दाईं ओर की पॉजिटिव। और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। हाँ, इसलिए u का मान हमेशा नेगेटिव होता है। और फोकस दूरी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी f नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f पॉजिटिव होती है। ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है आवर्धन का, मैग्निफिकेशन। हाँ, जिसे m से दर्शाते हैं। इसका सूत्र है m = -vu। और ये m का मान हमें प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कैसे? उसके चिन्ह से और उसके मान से। अगर m नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, और अगर m पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। अच्छा, और उसके मान मतलब वैल्यू से क्या पता चलता है? अगर m का मान बिना चिन्ह के 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, अगर 1 से कम है तो छोटा है, और अगर ठीक 1 है तो समान आकार का है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है लेंस। हाँ, लेंस। तो लेंस असल में एक पारदर्शी गोले का ही एक हिस्सा होता है। पारदर्शी गोला मतलब दर्पण जैसा? नहीं, दर्पण और लेंस में यही तो मेन फर्क है। दर्पण का एक सिरा पॉलिश होता है, पर लेंस वो पूरी तरह से पारदर्शी होता है। अच्छा, और मैंने सुना है कि मोटे लेंस पास की चीजों के लिए होते हैं और पतले लेंस दूर की चीजों के लिए। मोटे तौर पर हाँ, मोटा लेंस नजदीक देखने के लिए और पतला लेंस दूर तक देखने के लिए। तो लेंस के मुख्य रूप से 2 ही प्रकार हैं, है ना? उत्तल और अवतल। बिल्कुल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं। उसे कैसे पहचाने? बहुत आसान है। उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है। अच्छा। और इसकी खासियत यह है कि ये रोशनी की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, मतलब केंद्रित कर देता है, कन्वर्ज करता है। हाँ, अभिसारित। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप? हाँ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारी अपनी आंख है, उसमें भी उत्तल लेंस ही है। अच्छा, और अवतल लेंस वो इसका ठीक उल्टा होगा? एकदम उल्टा, वो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। तो अगर उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करता है तो अवतल फैला देता है, अपसारित करता है। तो उसे अपसारी लेंस कहते होंगे। बिल्कुल, डाइवर्जिंग लेंस।
जैसे पानी का बुलबुला, वो एक तरह से अवतल लेंस का ही काम करता है। अरे हाँ, और चश्मों में भी तो लगता है। हाँ, चश्मे में, टॉर्च की लाइट में, ताकि रोशनी फैले, और दरवाजे में जो पीप होल होता है ना, उसमें भी। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी हिस्सा देखते हैं, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसके तो शायद 6 अलग-अलग मामले हैं। हाँ, 6 मुख्य स्थितियां हैं। सबसे पहली, जब वस्तु अनंत पर हो, बहुत दूर, ठीक है। तब प्रतिबिंब दूसरी तरफ फोकस पर यानी F2 पर बनेगा, एकदम बिंदु जैसा। और वास्तविक और उल्टा? हमेशा वास्तविक और उल्टा। अब दूसरी स्थिति, वस्तु को थोड़ा पास लाते हैं, अनंत और 2F1 के बीच में, ओके। तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा, पहले से थोड़ा बड़ा पर वस्तु से अभी भी छोटा, और वास्तविक उल्टा तो रहेगा ही। ठीक है, F2 और 2F2 के बीच। अब तीसरी स्थिति, जब वस्तु ठीक 2F1 पर हो। ये खास है, क्यों? क्योंकि अब प्रतिबिंब भी ठीक 2F2 पर बनेगा और एकदम बराबर आकार का। अच्छा, सेम साइज का। हाँ, और वास्तविक उल्टा। अब चौथी स्थिति। वस्तु को और पास लाइए, 2F1 और F1 के बीच में। ठीक है। अब प्रतिबिंब 2F2 से भी दूर चला जाएगा और बड़ा हो जाएगा। मतलब अब इमेज बड़ी बनने लगी। हाँ, और वास्तविक उल्टी। अब पांचवी स्थिति, जब वस्तु ठीक फोकस यानी F1 पर आ जाए, तब तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बिल्कुल अनंत पर, बहुत ही ज्यादा बड़ा और वास्तविक उल्टा। प्रोजेक्टर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और आखिरी छठा मामला, वो तो सबसे अलग है ना? हाँ, ये विशेष मामला है, जब वस्तु F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच आ जाती है, मतलब लेंस के बहुत ही करीब। तब क्या होता है? तब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ बनता ही नहीं, वो वस्तु की तरफ ही बन जाता है। अरे, और कैसा? बड़ा, सीधा और आभासी, वर्चुअल। यही मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है। वाह, ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। और अवतल लेंस का क्या? वो तो काफी आसान है शायद। अवतल लेंस बहुत सीधा साधा है, उसमें बस 2 ही स्थितियां हैं, पर नतीजा हमेशा एक जैसा ही होता है। हमेशा एक जैसा? हाँ, आप वस्तु कहीं भी रखें, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की तरफ F1 और O के बीच ही बनेगा। और वो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होगा? हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। एक बात याद रखने वाली है कि अवतल लेंस कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। ठीक है, तो लेंस का एक बहुत बड़ा उपयोग दृष्टि दोषों को ठीक करने में भी होता है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की, मायोपिया। इसमें नाम से ही पता चल रहा है, निकट का दिखता है, दूर का नहीं। सही। इसमें होता यह है कि आंख का लेंस रोशनी को रेटिना से पहले ही फोकस कर देता है, तो उसे फैलाने की जरूरत है। बिल्कुल, इसलिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। माइनस नंबर का चश्मा? हाँ, अब इसका उल्टा है दूर दृष्टि दोष, हाइपरोपिया। मतलब दूर का साफ दिखता है पर पास का नहीं, जैसे पढ़ने में दिक्कत। सही। इसमें आंख का लेंस कमजोर हो जाता है और रोशनी को रेटिना के पीछे फोकस करता है। तो हमें रोशनी को इकट्ठा करने में मदद करनी होगी, मतलब उत्तल लेंस। एकदम सही। उत्तल लेंस प्लस नंबर का चश्मा। मैंने तो इसे याद रखने की एक ट्रिक बनाई थी। निकट बड़ा शब्द है तो अवतल भी बड़ा शब्द, दूर छोटा शब्द तो उत्तल भी छोटा शब्द। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, काम करती है। और एक और होता है ना, जो उम्र के साथ होता है। हाँ, जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। इसमें पास और दूर दोनों जगह देखने में समस्या होती है। तो उसके लिए दोनों लेंस चाहिए। हाँ, उसके लिए द्विफोकसी यानी बायफोकल लेंस इस्तेमाल होता है। चश्मे में ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस। अब कुछ फॉर्मूले और न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। जरूर। सबसे जरूरी है लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। 1F = 1V 1U। हाँ, जहां F फोकस दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी और U वस्तु की दूरी। इसमें लेंस की क्षमता के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, पावर ऑफ लेंस। हाँ, लेंस की क्षमता का मतलब है कि वो प्रकाश की किरणों को कितना ज्यादा या कम मोड़ सकता है। और इसका मात्रक डायोप्टर होता है, D। सही। और इसका सूत्र है P = 100F। पर ध्यान रहे कि यहाँ फोकस दूरी F सेंटीमीटर में होनी चाहिए। और इसमें भी प्लस माइनस का चक्कर है। वही पुराना नियम, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक प्लस और अवतल लेंस की ऋणात्मक माइनस। अच्छा, और अगर 2 लेंस को जोड़ दिया जाए तो उनकी कुल क्षमता बस जुड़ जाती है, P = P1 + P2। अब अगला चैप्टर देखते हैं, मानव नेत्र। चलिए इसे समझते हैं। मानव नेत्र मतलब शरीर का वो हिस्सा जो प्रकाश पर प्रतिक्रिया करता है। और इसी की वजह से हम पूरी दुनिया देख पाते हैं।
इसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा रंगों में फर्क करने की क्षमता है। 1 करोड़ रंग। और इसका साइज कितना होता है? बहुत बड़ा नहीं, इसका व्यास मतलब डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, और अगर हम इसकी बाहरी बनावट देखें तो देखिए, ऊपर और नीचे पलकें होती हैं और पलकों पर जो बाल होते हैं आईलैश, वो धूल मिट्टी से बचाते हैं। और आंख का जो सफेद वाला हिस्सा दिखता है वो है स्क्लेरा, और जो रंगीन हिस्सा है, किसी का काला किसी का भूला, वो आइरिस है ना? बिल्कुल, वो आइरिस है। और आइरिस के ठीक बीच में जो काला सा बिंदु है वो है प्यूपल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की। ये क्या होता है? कॉर्निया आंख के सबसे ऊपर की एक पारदर्शी और उभरी हुई पतली झिल्ली है। मतलब प्रकाश सबसे पहले इसी से होकर आंख में जाता है। हाँ, प्रकाश इसी के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है। और सबसे जरूरी बात, नेत्रदान के समय पूरी आंख नहीं दी जाती, सिर्फ कॉर्निया का ही दान किया जाता है। बिल्कुल, सिर्फ कॉर्निया का। अच्छा, तो कॉर्निया की ठीक पीछे क्या है? वही रंगीन हिस्सा? हाँ, कॉर्निया के ठीक पीछे है आइरिस, या जिसे परितारिका भी कहते हैं। ये एक रंगीन रिंग जैसी मांसपेशी की संरचना है। और इसी से आंखों का रंग तय होता है, काला, भूरा या नीला? जी हाँ, वही। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या? हर इंसान का आइरिस पैटर्न उंगलियों के निशान की तरह एकदम अनोखा होता है। अरे वाह! इसीलिए बायोमेट्रिक पहचान में, जैसे आधार कार्ड बनवाते समय आइरिस को स्कैन करते हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए तो आइरिस का मुख्य काम क्या है? सिर्फ रंग देना? नहीं, इसका मुख्य काम है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। पुतली मतलब आइरिस के बीच वाला काला छेद? हाँ, वही, जिससे प्रकाश असल में अंदर जाता है। तो जब हम तेज रोशनी में होते हैं तो आइरिस पुतली को छोटा कर देता है। सही, ताकि कम प्रकाश अंदर जाए। और जब हम कम रोशनी में होते हैं तो वो पुतली को बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा प्रकाश अंदर जा सके। बिल्कुल। और यही वजह है कि जब हम धूप से किसी अंधेरे कमरे में आते हैं तो कुछ सेकंड के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, क्योंकि आइरिस को एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, अब पुतली के ठीक पीछे होता है आंख का लेंस। लेंस? ये तो एक पारदर्शी संरचना होगी। हाँ। और ये उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। इसका काम है प्रकाश को एक जगह फोकस करना। कहाँ फोकस करना? रेटिना पर। उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इस लेंस को अपनी जगह पर कौन पकड़ कर रखता है? सिलियरी मांसपेशियां, मतलब सिलियरी मसल्स। ये मांसपेशियां सिर्फ लेंस को पकड़ती नहीं है, और कुछ भी करती हैं। हाँ, ये लेंस की फोकस दूरी को भी कंट्रोल करती है। जब हमें दूर की कोई चीज देखनी होती है तो ये मांसपेशियां लेंस को पतला कर देती हैं। और जब पास की कोई चीज देखनी होती है तो ये लेंस को मोटा कर देती हैं। समझ गए। आंख के अंदर कोई तरल पदार्थ भी होता है? हाँ, 2 तरह के द्रव होते हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है एक्वस ह्यूमर, ये पोषण देता है। और दूसरा लेंस और रेटिना के बीच में होता है विट्रियस ह्यूमर, ये थोड़ा गाढ़ा जेली जैसा होता है। और इसका क्या काम है? ये आंख को उसका गोलाकार आकार बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी देखते हैं उसकी इमेज या प्रतिबिंब आंख के पिछले पर्दे पर बनता है। हाँ, और उसी पर्दे को रेटिना कहते हैं। यहाँ एक जरूरी सवाल है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा या उल्टा? ये बहुत अच्छा सवाल है। वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या मतलब हम दुनिया को उल्टा देखते हैं? तकनीकी रूप से हाँ, हमारा मस्तिष्क उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके हमें दिखाता है। कमाल है। और रेटिना से दिमाग तक ये सिग्नल कौन ले जाता है? वो ले जाती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, इसमें कुछ खास तरह की कोशिकाएं होती होंगी? जी, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स? रॉड सेल्स कम रोशनी में देखने में मदद करती हैं। रात में उल्लू की आंखों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तभी वो रात में इतना साफ देख पाता है। और कोन सेल्स? कोन सेल्स तेज रोशनी में काम करती हैं और रंगों की पहचान कराती हैं। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ, सी से कोन, सी से कलर। बढ़िया है। मैंने सुना है रेटिना पर 2 खास बिंदु भी होते हैं। हाँ, एक है ब्लाइंड स्पॉट, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। और दूसरा है येलो स्पॉट या मैक्युला, यहाँ पर सबसे साफ, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब आंखों की कुछ आम समस्याओं पर बात करते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, मतलब मायोपिया। हाँ, मायोपिया, इसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं पर दूर की नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बन जाता है। और इसके इलाज के लिए कौन सा लेंस लगता है?
इसके निवारण के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का चश्मा लगता है। ठीक है। और इसका उल्टा, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं पर पास की नहीं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता होगा। बिल्कुल, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इसके लिए उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है। और एक और स्थिति है जो अक्सर उम्र के साथ होती है, जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। इसमें ना तो पास की वस्तु साफ दिखती है और न ही दूर की। इसके लिए तो वो बाइफोकल लेंस वाला चश्मा लगता है ना? हाँ, बाइफोकल लेंस जिसमें ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस होता है। इसके अलावा अबिंदुकता या अस्टिग्मेटिज्म भी होता है। जी, इसमें सीधी खड़ी वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं। इसका इलाज बेलनाकार लेंस मतलब सिलिंड्रिकल लेंस से होता है। और मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद में तो आंख का जो लेंस है वही धुंधला हो जाता है, जिसे ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। हाँ, उसे ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जाता है। कुछ और रोचक तथ्य देखते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर कितनी देर तक बना रहता है? लगभग 16 सेकंड तक। अच्छा, और स्वस्थ आंखों के लिए साफ देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम? अधिकतम दूरी अनंत होती है। हम चांद तारे भी देख सकते हैं। ये तो है। एक और दिलचस्प बात, मानव आंख की क्षमता कितने मेगापिक्सल के कैमरे के बराबर होती है? लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर। 576? अविश्वसनीय। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कोई वस्तु हमें पास से बड़ी और दूर से छोटी क्यों दिखाई देती है? ये होता है दर्शन कोण के कारण, विजुअल एंगल। दर्शन कोण वो क्या है? पास की वस्तु आंख पर बड़ा कोण बनाती है, इसलिए बड़ी दिखती है, और दूर की वस्तु छोटा कोण बनाती है, इसलिए वो हमें छोटी दिखाई देती है। अब अगला चैप्टर देखते हैं। चलिए, तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इसमें विद्युत धारा, आवेश और प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा नजरिया अपना सकते हैं। सोचिए, बिजली एक नदी जैसी है जो तारों के अंदर बह रही है। नदी? अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, तो इसी नदी का बहाव, उसका दबाव और रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, बस यही 3 चीजें हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फिर इस नदी से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जी, इसकी किताबी परिभाषा है कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इलेक्ट्रॉनों का बहाव है और इस बहाव को हम आई से दिखाते हैं। सही, और इसका एसआई मात्रक होता है एम्पेयर। एम्पियर, और इसे मापने वाले उपकरण को अमीटर कहते हैं, है ना? बिल्कुल सही, उसे अमीटर कहते हैं। तो सूत्र भी बहुत सीधा सा है, धारा I बराबर है आवेश Q बटे समय T। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इन्हें कोई धक्का भी तो देता होगा। जी, यहीं पर वोल्टेज आता है। वोल्टेज वो दबाव है जो इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए पुश करता है। और जो रोकता है वो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस हुआ। एकदम सही, वो एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है जो बहाव को रोकता है। समझ आ गए। लेकिन ये सब कुछ टिका है आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पर। ये क्या है? आवेश मतलब चार्ज, किसी भी पदार्थ का वो बुनियादी गुण है जिसकी वजह से उसमें बिजली या चुंबकीय प्रभाव पैदा होते हैं। इसे हम Q से दिखाते हैं। अच्छा, तो ये आवेश असल में है क्या? मतलब पदार्थ में क्या होता है ये? सबसे सरल भाषा में आवेश का मतलब है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका एक सूत्र भी है, Q = NE। Q = NE, जहां N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो। और इसका मात्रक कूलाम होता है। जी, कूलाम। और ये एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ एक वैल्यू होती है। बिल्कुल, जैसे वजन या तापमान, उसकी सिर्फ मात्रा होती है, दिशा नहीं। अच्छा, और मैंने पढ़ा है कि आवेश 2 तरह के होते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। हाँ, धनावेश और ऋणावेश, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। एकदम सही, और इनका एक बहुत ही सीधा सा गुण है, वो आकर्षित और प्रतिकर्षित करने वाला। जी, समान आवेश जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं,
मतलब दूर धकेलते हैं। और विपरीत आवेश मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, वे एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनों का बहाव है ये हर चीज में से तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हम पदार्थों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। चालक, अचालक और अर्धचालक। जी, कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो चालक या कंडक्टर तो वो हुए जिनसे बिजली आसानी से गुजर जाती है। जैसे सभी धातुएं। हाँ, लोहा, तांबा, सोना, ये सब। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। और ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जिससे करंट बनता है। बिल्कुल। चांदी को बिजली का सर्वोत्तम चालक माना जाता है। सबसे अच्छा? हाँ, चांदी, उसके बाद तांबा और फिर एल्यूमिनियम। अच्छा, और इसमें लवण का जलीय विलयन, अशुद्ध जल और ग्रेफाइट भी आते हैं? जी। अब दूसरे हैं अचालक, जिन्हें कुचालक या इंसुलेटर भी कहते हैं। ये वो हैं जो करंट को बिल्कुल भी नहीं जाने देते, जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच। सही, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 0 होती है, नगण्य। इसीलिए बिजली के तारों पर प्लास्टिक की परत होती है। हाँ, ताकि करंट बाहर ना आए। शुद्ध जल भी एक अचालक है। और चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रेशम, चमड़ा, ये सब भी? जी। अब इन दोनों के बीच में आते हैं अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर्स, जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के बीच में होती है। ठीक कहा, इनकी चालकता इन दोनों के मध्य होती है। और इसके उदाहरण हैं सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम। हाँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे मुख्य है। आज की पूरी डिजिटल दुनिया इन्हीं पर टिकी है। ठीक है, तो अब हम वापस उस आखिरी हिस्से पर आते हैं, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वो स्पीड ब्रेकर। हाँ, वो स्पीड ब्रेकर। ये किसी भी चालक का वो गुण है जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है। जी, ये प्रवाह में रुकावट डालता है। इसे आर से दर्शाया जाता है। और इसका ऐसा ही मात्रक है ओम। ओम, और इसका सूत्र भी वोल्टेज और करंट से जुड़ा है। R = VI, है ना? बिल्कुल। प्रतिरोध R बराबर है विभवांतर V बटे धारा I। तो R को ओम में नापते हैं, V को वोल्ट में और I को एम्पियर में। एकदम सही। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं विद्युत विभव की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी। इसकी परिभाषा है कि अनंत से मतलब इन्फिनिटी से एक इकाई आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। हाँ, द वर्क डन। इसका सीधा फॉर्मूला है V = W/Q, यानी कार्य बटे आवेश, ओम का नियम। जी। ओम का नियम ये बेसिकली एक ऐसा नियम है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 सबसे जरूरी चीजों के बीच का रिश्ता बताता है। 3 जरूरी चीजें। हाँ, आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की बात कर रही हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। इस नियम को जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने खोजा था। ओके, तो इन तीनों को मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को क्या कोई आसान तरीके से समझ सकते हैं? अक्सर इनमें कंफ्यूजन होता है। सबसे आसान तरीका है इसे पानी के पाइप की तरह सोचना। पानी का पाइप? अच्छा। हाँ। मान लीजिए एक पाइप में पानी बह रहा है। ये जो पानी का बहाव है यही है इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है, तो करंट हो गया पानी का बहाव। हाँ। तो फिर वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है उस पानी को धक्का देने वाला प्रेशर। अच्छा, प्रेशर। हाँ, पानी अपने आप तो बहेगा नहीं, उसे किसी पंप से या टंकी की ऊंचाई से एक प्रेशर चाहिए। बिजली में वही काम वोल्टेज करता है। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज उतना जोर का धक्का? बिल्कुल, और उतना ही तेज करंट का बहाव। समझ गया। वोल्टेज यानी प्रेशर, करंट यानी फ्लो। तो फिर ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये क्या है? रेजिस्टेंस है उस पाइप में आने वाली कोई रुकावट। रुकावट जैसे कि पाइप कितना संकरा है। अगर पाइप बहुत पतला होगा तो पानी का बहाव अपने आप धीमा हो जाएगा, है ना? हाँ, भली प्रेशर कितना भी हो। सही। तो रेजिस्टेंस का काम है बिजली के बहाव को यानी करंट को कंट्रोल करना, उसे धीमा करना। बहुत बढ़िया। तो वोल्टेज धक्का देता है, करंट बहता है और रेजिस्टेंस उसे रोकता है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने इन तीनों के बीच में ऐसा क्या खास खोजा था? उन्होंने इन तीनों के बीच का एक बहुत ही जरूरी रिश्ता खोजा। ओम ने ये पाया कि अगर आप किसी तार की भौतिक अवस्था मतलब जैसे उसका तापमान या लंबाई, हाँ, अगर इन चीजों को ना बदलें तो उस तार में बहने वाले करंट और उसके सिरों पर लगे वोल्टेज का जो अनुपात है
मतलब जो रेशियो है ओके वो हमेशा एक जैसा रहता है, कांस्टेंट। अच्छा, मतलब अगर हम एक तार में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी ठीक उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली और जब भी हम वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे तो जवाब हमेशा एक ही नंबर आएगा। हाँ, और वही नंबर उस तार का रेजिस्टेंस यानी आर है। यहीं से इसका मशहूर फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल्स टू IR। V इज इक्वल्स टू IR। ओके, विभवांतर और विद्युत धारा के प्रकार। हाँ। तो सबसे पहले ये विभवांतर, ये है क्या? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है नहीं? सीधी सी भाषा में कहूं तो ये किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अंतर है, मतलब विभव का अंतर। विभव का अंतर। हाँ, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी का उदाहरण। अच्छा। सोचिए, जैसे पानी हमेशा ज्यादा दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह की ओर बहता है ना? हाँ बिल्कुल, ऊंचाई से नीचे की तरफ। एग्जैक्टली। ठीक उसी तरह जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी ज्यादा विभव यानी हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से कम विभव मतलब लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की ओर बहता है। अच्छा, तो ये जो दबाव का अंतर है पानी में, वही बिजली में विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस है। आपने एकदम सही पकड़ा। अगर ये अंतर नहीं होगा तो धारा बहेगी ही नहीं। मतलब अगर दोनों बिंदुओं पर पोटेंशियल एक जैसा हो तो विभवांतर शून्य होगा और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बहुत ही एक बेसिक सिद्धांत है। ठीक है, और इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए कोई खास उपकरण होगा? हाँ, इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है और इसकी जो SI यूनिट है वो वोल्ट होती है। वोल्ट, ओके। तो अब इन उपकरणों पर ही आ जाते हैं। वोल्ट मीटर के बारे में और बताइए। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम है सर्किट में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी वोल्टेज को मापना। और इसे सर्किट में जोड़ने का कोई खास तरीका होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है याद रखना। वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में समानांतर क्रम में मतलब पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल में? जी, क्योंकि वो दो पॉइंट्स के बीच का अंतर नाप रहा है, रास्ते का हिस्सा नहीं बन रहा। ठीक है, और दूसरा उपकरण है एमीटर, है ना? हाँ, एमीटर। इसका उपयोग सर्किट में जो करंट बह रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट, उसे मापने के लिए किया जाता है। तो इसे तो रास्ते में ही लगाना होगा। बिल्कुल, इसीलिए एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि सारा करंट उसके अंदर से होके गुजरे। सही। और एक आदर्श अमीटर मतलब एक अच्छे अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत ही कम होना चाहिए, लगभग 0, ताकि वो करंट के बहाव में कोई रुकावट न डाले। बिल्कुल। इन दोनों के अलावा एक और उपकरण है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, हाँ सुना इसके बारे में। ये थोड़ा अलग है। ये सिर्फ ये बताता है कि सर्किट में करंट है या नहीं। अच्छा, मतलब ये नापता नहीं है, सिर्फ पता लगाता है। हाँ, सिर्फ उसकी मौजूदगी का पता लगाता है, एक तरह का डिटेक्टर है। ठीक है, तो अब आते हैं करंट के प्रकार पर। मैंने सुना है ये मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। जी, 2 तरह के। पहला है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट या AC कहते हैं। AC, जो हमारे घरों में आती है। हाँ, और दूसरी है दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, जिसे हम DC कहते हैं। चलिए पहले AC की बात करते हैं। ये क्या है? AC वो करंट है जो समय के साथ अपनी दिशा और अपना परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड दोनों बदलता है। बदलता है कैसे? इसका ग्राफ अगर आप देखेंगी तो एक लहर की तरह ऊपर नीचे होता है। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? हाँ, सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत कम एनर्जी लॉस के साथ लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। इसीलिए पावर प्लांट से हमारे घरों तक बिजली AC के रूप में आती है। बिल्कुल। भारत में जो घरेलू उपयोग के लिए AC आती है उसकी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये करंट 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलता है। आगे पीछे? 1 सेकंड में 50 बार। जी। और ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इसकी वोल्टता को आसानी से घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ओके, ये तो हुई AC की बात। अब DC? DC जैसा कि नाम से ही जाहिर है डायरेक्ट करंट। ये वो धारा है जो केवल एक ही दिशा में बहती है। मतलब ये अपनी दिशा नहीं बदलती? नहीं, इसकी दिशा और परिमाण बदलते नहीं है, ये स्थिर रहती है। तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? DC में एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है, इसलिए इसे लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते। लेकिन इसे स्टोर किया जा सकता है, जैसे बैटरी या सेल में। अच्छा, तो मेरे फोन के बैटरी में DC करंट होता है? हाँ, फोन चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, इन सब में इसी का इस्तेमाल होता है। और क्योंकि इसकी दिशा बदलती नहीं तो इसकी आवृत्ति 0 होती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या इन दोनों धाराओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। जैसे?
एसी को डीसी में बदलने के लिए जिस उपकरण का उपयोग होता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर? जी, या दिष्टकारी भी कहते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण आपका मोबाइल चार्जर है। मेरा चार्जर? वो कैसे? वो घर के सॉकेट से एसी सप्लाई लेता है और उसे डीसी में बदलकर आपके फोन की बैटरी को चार्ज करता है। अरे वाह, तो चार्जर के अंदर एक रेक्टिफायर होता है। बिल्कुल। और इसका उल्टा भी होता होगा, डीसी को वापस एसी में बदलना। हाँ, उसके लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर, जो हम बिजली जाने पे इस्तेमाल करते हैं। वही इन्वर्टर यही काम करता है। वो बैटरी की डीसी ऊर्जा को लेता है और उसे एसी में बदलकर पंखे और लाइट जैसे उपकरण चलाता है। ये तो कमाल है। तो चलिए एक बार संक्षेप में इनके मुख्य अंतर देख लेते हैं। जरूर। तो पहला और सबसे बड़ा अंतर तो दिशा का हो गया। एसी की दिशा बदलती रहती है और डीसी की दिशा स्थिर रहती है। ठीक है। दूसरा, आवृत्ति का। भारत में एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और डीसी की आवृत्ति 0 होती है। सही। फिर आता है संचरण, मतलब ट्रांसमिशन। एसी को लंबी दूरी तक भेजना आसान और सस्ता है, जबकि डीसी को भेजना मुश्किल और महंगा पड़ता है। और ऊर्जा हानि? एसी में ऊर्जा की हानि कम होती है और डीसी में अधिक होती है। अच्छा, एक और बात, आपने ट्रांसफॉर्मर का जिक्र किया था। हाँ, ट्रांसफॉर्मर से एसी की वोल्टता को आसानी से बदला जा सकता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और डीसी के साथ ये मुमकिन नहीं है। नहीं। एक और रोचक तथ्य बताऊं? हाँ, बताइए। यह है कि एसी धारा जो है वो मनुष्य को आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। खींचती है मतलब? जबकि डीसी धारा प्रतिकर्षित करती है, मतलब धक्का देती है, रिपेल करती है। क्या आप बात करें, ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक जानकारी है। एसी का झटका आपको चिपका लेता है। हाँ, इसीलिए वो ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि आप स्रोत से दूर नहीं जा पाते। डीसी आपको एक झटका देकर दूर फेंक सकता है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। बिल्कुल। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस किसी भी चालक का वो गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की रुकावट हुई। हाँ, रुकावट। जैसे सड़क पर स्पीड ब्रेकर होता है, कुछ वैसा ही। एकदम सही। ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए स्पीड ब्रेकर का ही काम करता है और इसे हम ओम में मापते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर उन कारकों को समझते हैं जिन पर किसी चालक का ये प्रतिरोध, ये रुकावट निर्भर करती है। सबसे पहला कारक क्या है? सबसे पहला और सबसे आम है तापमान, यानी टेम्परेचर। तापमान, इसका क्या असर होता है? इसमें एक बहुत सीधा संबंध है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। और तापमान घटने से? तापमान घटने से प्रतिरोध घटता है, मतलब गर्मियों में तारों का प्रतिरोध ज्यादा होगा। दिलचस्प है। अब दूसरा कारक, ये शायद इस पर होगा कि तार बनी किस चीज की है। हाँ, बिल्कुल सही। दूसरा कारक है पदार्थ की प्रकृति। हर पदार्थ का अपना अलग प्रतिरोध होता है। जैसे अलग अलग धातुओं का अलग अलग होगा। हाँ, मिसाल के तौर पर चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम को लेते हैं। इनमें चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसीलिए वो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है। बिल्कुल। और इन तीनों में एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए जो महंगी और अच्छी तारें होती हैं, उनमें तांबे का इस्तेमाल होता है। समझ गए। अब तीसरा कारक, तार की लंबाई। अगर तार को लंबा कर दे तो? हाँ, तीसरा कारक है तार की लंबाई, और यहाँ भी सीधा संबंध है। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब जितनी लंबी तार होगी, धारा को उतना ही ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा और उसे उतना ही ज्यादा प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। और अगर लंबाई घटा दे तो? प्रतिरोध घट जाएगा। हाँ, घट जाएगा। ठीक है। और चौथा कारक? चौथा कारक है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब तार की मोटाई। हाँ, आसान भाषा में कहें तो तार की मोटाई। और यहाँ पर जो संबंध है वो उल्टा है। उल्टा? वो कैसे? अगर तार का क्षेत्रफल यानी कि मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर तार पतली होगी, मतलब क्षेत्रफल कम होगा, तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। अच्छा, जैसे एक मोटी पाइप से ज्यादा पानी आसानी से निकल जाता है और पतली पाइप से कम। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वही बात है, मोटी तार में धारा का प्रवाह ज्यादा आसानी से होता है क्योंकि उसे प्रतिरोध कम मिलता है। इन्हीं सारे निष्कर्षों से प्रतिरोध का मशहूर सूत्र बनता है। अच्छा, फॉर्मूला। हाँ, इन प्रयोगों से पता चला कि प्रतिरोध, जिसे हम आर से दिखाते हैं, वो लंबाई यानी L के सीधे अनुपातिक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एकदम। और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो सूत्र बनता है R बराबर रो गुणा L बटा A। R बराबर रो LI। ये रो क्या है,
इसे रो कहते हैं, है ना? हाँ, रो, आरओ, ये एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है जो तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये हर मटेरियल के लिए अलग होता है। ओह, तो ये उस दूसरे कारक को दिखाता है जिसके बारे में हमने बात की थी। सही। इसे याद रखने के लिए एक मजेदार तरीका है, आप इसे रोले कह सकते हैं। ROLA। हाँ, रोले, ये अच्छा है, ये तो याद रहेगा। चलिए, तो आप कुछ ऐसे सवालों के प्रकार देखते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे लगता है इस फॉर्मूले पर बहुत सवाल बनते होंगे। बहुत बनते हैं और कुछ में चालाकी भी होती है। तो पहला प्रकार देखते हैं। मान लीजिए सवाल है कि अगर किसी तार की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत सीधा है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, लंबाई और प्रतिरोध का सीधा संबंध है। तो अगर लंबाई n गुना की जाएगी तो प्रतिरोध भी n गुना हो जाएगा। 2 गुनी करने पर प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। 10 गुना करने पर 10 गुना। अब दूसरा प्रकार जिसमें आप कह रहे थे कि चालाकी होती है। हाँ, अब सवाल थोड़ा बदल देते हैं। अगर उसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा? अच्छा, खींचकर, ये शब्द बहुत जरूरी लग रहा है। बहुत ज्यादा। यहाँ खींचकर शब्द ही सब कुछ बदल देता है। अगर आप किसी तार को खींचते हैं तो वो लंबी तो होती है, पर साथ में पतली भी तो हो जाती है। बिल्कुल, यही तो चालाकी है। उसकी लंबाई भी बदली और क्षेत्रफल भी बदल गया। तो यहाँ पे क्या नियम लगेगा? नियम यह है कि अगर तार को खींचकर n गुना लंबा किया जाता है तो प्रतिरोध n स्क्वायर यानी n स्क्वायर गुना हो जाएगा। n स्क्वायर यानी अगर खींचकर 2 गुना किया तो प्रतिरोध 2 का स्क्वायर, मतलब 4 गुना हो जाएगा। एकदम सही, 4 गुना हो जाएगा। वाह! तो एक उदाहरण लेते हैं। अगर 4 ओम के तार को खींचकर 5 गुना लंबा किया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो नया प्रतिरोध होगा 4 गुना और 5 का स्क्वायर। 4 गुना 25। हाँ, यानी 100 ओम हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये खींचकर शब्द याद रखना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। चलिए अब तीसरा प्रकार देखते हैं। अगर तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाए तो लंबाई वही है, क्योंकि क्षेत्रफल और प्रतिरोध का संबंध उल्टा है, तो प्रतिरोध आधा हो जाना चाहिए। बिल्कुल। क्षेत्रफल 2 गुना करने पर प्रतिरोध आधा हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल 3 गुना करते तो प्रतिरोध 1/3 हो जाता। ठीक है। अब चौथा प्रकार जिसमें लंबाई और क्षेत्रफल दोनों को एक साथ बदला जाए। मान लीजिए लंबाई 2 गुनी कर दी गई और क्षेत्रफल भी 2 गुना कर दिया गया। तो सूत्र के हिसाब से सोचते हैं, R = ρLA। हाँ, तो लंबाई का 2 ऊपर आएगा और क्षेत्रफल का 2 नीचे। अच्छा, तो 2 से 2 कट जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं होगा, वो पहले जैसा ही रहेगा। ये तो बड़ा मजेदार है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, प्रतिरोध का संयोजन। जी, इसमें हम मुख्यतः 2 तरीकों पर ध्यान देंगे, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। प्रतिरोध मतलब करंट के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर जैसा। बिल्कुल। और इन स्पीड ब्रेकर्स को कैसे लगाते हैं, श्रेणी में या समानांतर में, ये समझना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं। ठीक है। श्रेणी क्रम का मतलब है एक के बाद एक सीधी लाइन में। जैसे ट्रेन के डिब्बे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और क्योंकि रास्ता एक ही है तो करंट यानी धारा हर प्रतिरोध में एक जैसी ही रहती है। अच्छा, करंट तो समान रहता है, पर वोल्टेज का क्या? वोल्टेज बढ़ जाता है। हर प्रतिरोध अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वोल्टेज ले लेता है। समझ गया। तो कुल प्रतिरोध निकालना तो फिर बहुत आसान होगा। हाँ, सबसे आसान। क्योंकि करंट को हर रुकावट से गुजरना पड़ रहा है तो कुल प्रतिरोध बस सभी का जोड़ होता है। मतलब फॉर्मूला हुआ R = R1 + R2 + R3 और आगे जितने भी हों। एकदम सही, बस सबको जोड़ते जाना है। दूसरा तरीका देखते हैं, समानांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें प्रतिरोध एक दूसरे के ऊपर नीचे या अगल बगल में जुड़े होते हैं, है ना? हाँ, इसमें करंट को बहने के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिल जाते हैं। हमारे घरों की वायरिंग इसी में होती है, ताकि एक चीज खराब हो तो बाकी चलती रहें। बिल्कुल। यहाँ पर मामला श्रेणी से उल्टा है। यहाँ वोल्टेज समान रहता है लेकिन करंट बढ़ जाता है। तो जाहिर है फॉर्मूला भी उल्टा होगा। जी, फॉर्मूला है 1R = 1R1 + 1R2 + R3। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। हाँ, और सबसे जरूरी बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, गणना के बाद जो भी मान आता है उसे पलटना पड़ता है। मतलब इन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो 1R की वैल्यू होती है, R की नहीं। सही पकड़ा।
चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, चुंबकत्व। चुंबक यानी मैग्नेट, सीधी सी बात है। ये एक ऐसा पिंड है जिसमें लोहा, कोबाल्ट और निकल जैसी चीजों को अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है। और इसकी एक और खासियत है, अगर इसे स्वतंत्रता से लटकाया जाए तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। बिल्कुल, इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर संकेत करता है। अच्छा, तो चुंबक के कुछ और भी गुण होंगे? हाँ, कई हैं। जैसे पहला तो ये कि चुंबकीय आकर्षण इसके किनारों पर, मतलब ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। और बीच में सबसे कम? हाँ, मध्य भाग में सबसे कम। और दूसरा कि चुंबक के दो विपरीत ध्रुव यानी उत्तर और दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि जो समान ध्रुव है जैसे उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर धकेलते हैं। सही। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है, अगर किसी चुंबक को बीच से तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उसके ध्रुव अलग हो जाएंगे, एक उत्तरी टुकड़ा और एक दक्षिणी। नहीं, ऐसा नहीं होता। यही तो मजेदार है, टूटे हुए हिस्से फिर से अपने आप में एक पूरा चुंबक बन जाते हैं। क्या बात है। हाँ, हर टूटे हुए हिस्से का अपना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। मतलब चुंबक के चाहे कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, हर टुकड़े में हमेशा दो ध्रुव रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात, किसी चुंबक को अगर गर्म किया जाए या पीटा जाए या ऊंचाई से गिरा दिया जाए तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। हाँ, उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। ये क्या होता है? ये चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र है जहां उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। सही कहा, ये उसका प्रभाव क्षेत्र है। इसका एसआई मात्रक टेस्ला है और सीजीएस मात्रक गॉस है। जी, और एक गॉस जो है वो 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। इस क्षेत्र को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का इस्तेमाल होता है ना? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय बल की दिशा दिखाती हैं। बिल्कुल, और इन रेखाओं के भी कुछ खास गुण हैं, जैसे ये बंद और वक्राकार होती हैं, मतलब क्लोज्ड और कर्व्ड। चुंबक के बाहर ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, चुंबक के अंदर इनकी दिशा उल्टी होती है। सही पकड़ा, अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। और एक और गुण कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। कभी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करती। और जहां ये रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय बल मजबूत होता है, जैसे कि ध्रुवों पर। बिल्कुल, जैसे ध्रुवों पर। तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में मिलते हैं? हाँ, जैसे लोडस्टोन या मैग्नेटाइट। इनकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती और आकर्षण बल भी काफी कमजोर होता है। और कृत्रिम चुंबक वो हुए जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, लोहा, इस्पात या कोबाल्ट से। जी, और ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन्हें हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग आकृतियों में बना सकते हैं, जैसे छड़ चुंबक या फिर वो घोड़े की नाल जैसा चुंबक। हाँ, बार मैग्नेट या हॉर्सशू मैग्नेट। अब कृत्रिम चुंबक भी दो तरह के होते हैं, स्थायी और अस्थायी, परमानेंट और टेम्पररी। बिल्कुल, स्थायी चुंबक वो हैं जिनमें चुंबकत्व का गुण जल्दी नष्ट नहीं होता। अच्छा, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे लाउडस्पीकर में या फिर कंपास में। ये एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट की मिश्र धातुओं से बनते हैं, जैसे एल्निको। और अस्थायी चुंबक? अस्थायी चुंबक नरम लोहे से बनाए जाते हैं। इनका चुंबकत्व जल्दी बन भी जाता है और जल्दी समाप्त भी हो जाता है। इसका कोई उदाहरण? विद्युत घंटी और डायनेमो। असल में जो विद्युत चुंबक होता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो एक तरह का अस्थायी चुंबक ही है। अच्छा, तो आज हमने देखा कंप्लीट फिजिक्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और मास्टर वीडियो के साथ। नमस्कार।